हेलो बच्चों, आज हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पाठ का दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने एक से 22 तक के क्वेश्चंस लिए थे। आज हम उससे आगे के एक एक नंबर के ही प्रश्नों को ले रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, एक समतल दर्पण का द्वारा उत्पन्न आवर्धन धन 1 है, इसका क्या अर्थ है। यानी आवर्धन मतलब m बराबर धन 1 यह दर्शाता है कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। क्योंकि हमें पता है m बराबर h डैश अपॉन h होता है। h डैश प्रतिबिंब का आकार बट्टे वस्तु का आकार। सपोज प्रतिबिंब का आकार 2 मीटर है तो वस्तु का आकार भी कितना है, 2 मीटर है। क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है तो हमने लिखा 2/2। और जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर कितना आता है, धन 1 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि धन 1 यह दर्शाता है कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, तथा धनात्मक चिन्ह यह दिखाता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। अगला प्रश्न, कौन सा दर्पण वस्तु का सदैव छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसका उत्तर, उत्तल दर्पण वस्तु का सदैव छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा धन 1 ही होता है। अगला, अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित माने अपने मार्ग से हट जाती है। देखिए नीचे एक डायग्राम दिखा रखा है, उसमें प्रकाश की किरण वायु से कांच के स्लैब में प्रवेश कर रही है। तो वायु एक विरल माध्यम है, कांच एक सघन माध्यम है और दोनों ही माध्यम में पारदर्शी हैं। तो जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तो आप देखेंगे कि वो अभिलंब की ओर को झुक जा रही है, यानी अपने मार्ग से हट जा रही है। उसको सीधे निकल जाना चाहिए था लेकिन वो अभिलंब की ओर को झुक गई है। और उसके बाद फिर वो कांच से जब फिर वायु में बाहर निकल रही है तो देखिए इस बार वो अभिलंब से दूर हट रही है क्योंकि वो सघन से विरल की ओर को जा रही है। तो हम कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला, स्नेल का नियम लिखिए। बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश के निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात स्थिर होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। हम इसको लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू स्थिरांक। अगला प्रश्न, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। इसका उत्तर, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, लेंस सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ भी लिखिए। तो लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ पर u है वस्तु की लेंस से दूरी, v है प्रतिबिंब की लेंस से दूरी और f है लेंस की फोकस दूरी। इसके बाद अगला प्रश्न, लेंस किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो लेंस कहलाता है। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए नीचे एक डायग्राम बना रखा है जो क्या है, बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है। तो वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। और उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि अभिसारी लेंस कौन सा लेंस है, यानी उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है। अभिसरित माने एकत्रित करता है। अगला प्रश्न, अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो वह लेंस जो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। देखिए नीचे इसमें बना रखा है, बीच में वो क्या है, धंसा हुआ है और किनारों पर वो मोटा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है वह अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश किरणों को अपसरित माने फैलाता है। अगला प्रश्न, लेंस के वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल दो गोली पृष्ठ होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था दो पृष्ठों से घिरी हुई कोई जो आकृति पारदर्शी जो माध्यम है वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। तो किसी लेंस चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल हो दो गोली पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं और इन्हें C से निरूपित करते हैं। क्योंकि लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं इसलिए इन्हें C1 तथा C2 से निरूपित करते हैं।
अगला प्रश्न, लेंस का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा। क्योंकि हमें पता है लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, देखिए हमने नीचे डायग्राम में दिखा रखा है C1 और C2। तो जब हम इन दोनों के बीच में एक रेखा खींचते हैं तो वो रेखा बिल्कुल सीधी होती है। ये हमारी कल्पना है कि अगर हम उनके बीच में रेखा खींचेंगे तो वो काल्पनिक सीधी रेखा होगी, तो वही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो हम कह सकते हैं किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? तो लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। नीचे डायग्राम में हमने बना रखा है, उसके जस्ट बीच में जो डॉट दिखा रखा है वो उसका प्रकाशिक केंद्र है, उसको हम O से दिखाते हैं। अगला प्रश्न, लेंस का आवर्धन सूत्र लिखिए। तो लेंस का आवर्धन सूत्र होता है m बराबर h' या v/u। ये इसका आवर्धन का सूत्र है। h' यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h वस्तु की ऊंचाई। इसके बाद अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की जो मात्रा होती है उसको हम लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे अक्षर P से निरूपित किया जाए, P माने पावर, तो P बराबर 1/f। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का SI मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है, इसको D से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। अगला प्रश्न, एक लेंस की क्षमता -4.0 डायोप्टर है, इस लेंस की प्रकृति क्या होगी? तो हमने इसको हल करके दिखाया। P बराबर -4.0D, यानी इसकी क्षमता दे रखी है -4.0 डायोप्टर। तो इसको हमने पहले इसकी फोकस दूरी निकालेंगे और फिर हम इससे लेंस की प्रकृति बताएंगे। तो हमने F को निकालना था, तो हमने F बराबर 1/P सूत्र रखा। फिर हमने F बराबर 1/P की जगह में P का मान रख दिया -4.0। हमने दशमलव हटाया तो ऊपर 0 लग गया, तो 10/-40। तो हमने अब इसको भाग दिया तो हमारा F बराबर -0.25 मीटर आया। तो फोकस दूरी इसमें क्या आई है? ऋणात्मक आई है। तो हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी इसमें ऋणात्मक है, अतः यह लेंस कैसा होगा? अवतल लेंस होगा। अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो केवल हम इसकी क्षमता ऊपर देख करके ही इसको बता सकते हैं कि -4.0D है, यानी क्षमता माइनस में दे रखी है तो इसकी फोकस दूरी भी माइनस में ही आएगी। तो हम वहीं पर उसका बता सकते हैं कि अगर फोकस दूरी माइनस में होती है तो वो हमेशा अवतल लेंस होगा, और अगर फोकस दूरी प्लस आती है तो वो उत्तल लेंस होगा। यानी कि क्षमता अगर माइनस में है तो लेंस कैसा है? अवतल लेंस है, और अगर प्लस में है तो वो उत्तल लेंस होगा। अगला प्रश्न, संपर्क में रखे दो लेंस की क्षमताएं क्रमशः P1 तथा P2 हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी? तो संयुक्त माने उन दोनों को जोड़ने पर, तो हमारा जो संयुक्त लेंस की क्षमता आएगी P बराबर P1 प्लस P2। अगर इसमें और भी लेंस सामने रखे हुए हैं तो हम P1 प्लस P2 प्लस P3 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, दो पतले लेंस जिनकी क्षमताएं +2.0 डायोप्टर है तथा -1.5 डायोप्टर है, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। बताइए कि संयुक्त लेंस उत्तल होगा या अवतल? तो देखिए P1 हमको दे रखा है +2.0 डायोप्टर और P2 दे रखा है -1.5 डायोप्टर। क्योंकि संयुक्त लेंस की क्षमता पूछी है तो हम इसे संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र लगाएंगे, P बराबर P1 प्लस P2। तो P1 की जगह हमने रखा +2.0 प्लस P2 की जगह हमने रखा -1.5। उसको हमने ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि वो माइनस में था। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 2.0 प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं -1.5, यानी 2 से हम 1.5 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आया +0.5 डायोप्टर। क्योंकि संयुक्त लेंस की जो क्षमता है प्लस में आई है तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो भी किस में होगी? धन में होगी। तो हम कह सकते हैं संयुक्त लेंस की क्षमता धनात्मक है, अतः यह लेंस कैसा होगा? उत्तल होगा। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगला वीडियो 30 तारीख को विद्युत पाठ से मैं अपलोड करूँगी। वो पाठ हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके ज्ञान को भी बढ़ाएगा। तो आप 30 तारीख बृहस्पतिवार उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसका पूरा लाभ उठाएं। थैंक यू।